दोस्तों पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों यूपी पीसीएस मेंस से संबंधित ये वीडियो लेकर आए हैं करंट अफेयर्स से लेकर। जीएस 2 का एक टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल अफेयर्स। और अभी हाल फिलहाल में एक दो दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया, बहुत अच्छा आर्टिकल था, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगा। और मैंने सोचा कि चलो इस पर एक वीडियो बनाया जाए, इसको एक्सप्लेन करते हुए, जिससे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज के स्टूडेंट जो हैं वो ईजिली समझ पाएँ। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो इंग्लिश उनकी इतनी अच्छी नहीं है, तो वो इंग्लिश का पेपर पढ़ते नहीं है। जबकि मैंने हमेशा कहा है कि आप कोई सी भी भाषा में एग्ज़ाम दें, बट इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं होनी चाहिए आपके पास। किसी भी मुद्दे पर आपके पास पर्याप्त इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। लेकिन अगर आपको पेपर पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी एग्ज़ाम्स रिलेटेड, जो भी खासकर मेंस संबंधित करंट अफेयर्स है, वो आसान भाषा में आपके सामने रखा जाए और आप उसको ढंग से नोट डाउन कर लो। तो ये भले ही जो ये पिक जो देख रहे हैं ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको मैं अगली बार से हिंदी में भी लिख के लेकर आऊँगा। अभी के लिए फ़िलहाल ये आप इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा और जो मेन कीवर्ड्स हैं, की पॉइंट्स हैं, उसको नोट डाउन करने की कोशिश कीजिएगा। जो आर्टिकल था वो ये कहता है कि किस तरह से इंडिया और जापान दोनों हैं वो चाइना को काउंटर कर सकते हैं। यहाँ पर इंडिया, जापान और चाइना, इन तीनों के बीच में आपसी संबंध जो है उसके मद्देनज़र ये एक आर्टिकल आया था। और इसमें ये बताने की कोशिश की थी कि चाइना जिसके संबंध इंडिया से भी ख़राब हैं, चाइना जिसके संबंध जापान से भी ख़राब हैं, वो किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और इंडिया और जापान दोनों को अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, खासकर न्यूक्लियर पॉलिसी जो है, वो थोड़ा सा उसमें बदलाव लाना पड़ेगा, जिससे कि वो चाइना को ठीक से काउंटर कर पाएँ। क्योंकि लगातार जो आप देखते होंगे जो डेवलपमेंट्स होती हैं, तो पॉलिसीज़ के अंदर भी बदलाव आते रहते हैं। तो आप 25, 30, 40 साल पुरानी पॉलिसी के साथ आगे नहीं बढ़ सकते इस नए ग्लोबल एरा के अंदर। तो प्रॉब्लम ये हुई कि हाल फिलहाल में कुछ सालों में चाइना ने बहुत तेज़ी से अपना जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, न्यूक्लियर आर्सेनल का मतलब होता है कि जो उसके न्यूक्लियर हथियार हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से मॉडर्नाइज करना शुरू किया और साथ में बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश किया। तो बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स बन गए, मिसाइल्स बन गई, न्यूक्लियर बम बन गए, बहुत सारा जो है असला जो है चाइना ने इस बीच में हाल फिलहाल में 20-25 साल के अंदर जो चाइना ने ढंग से करना शुरू कर दिया। और ये जो है ये एक अपने आप में चैलेंज इंडिया और जापान के लिए ये सामने आने लगा। इस बीच एक चीज़ और देखने को मिली अभी पिछले 20-25 साल के अंदर कि जो भी डिस्प्यूट चाइना के होते हैं, जिसके साथ भी होते हैं, चाहे इंडिया हो, चाहे वो साउथ चाइना सी के अंदर अलग अलग कंट्रीज़ के साथ संबंध खराब हों, चाहे उधर वो जापान हो, तो वो एक मस्कुलर अप्रोच लेके चलता है। मस्कुलर अप्रोच यहाँ पर वर्ड है कि एक तरह का सॉफ्टनेस या डिप्लोमेसी के माध्यम, कूटनीति के माध्यम से ना सॉल्व करके बिल्कुल वो एग्रेसिव हो जाता है और हथियार का इस्तेमाल करने लगता है। जैसे हमने गलवान घाटी में देखा कि एक मस्कुलर अप्रोच थी कि हम मैटर को सॉल्व करेंगे, चाहे वो हिंसा से हो चाहे कैसे भी हो। तो एक मस्कुलर अप्रोच रही, डिप्लोमेसी ज़्यादा वो बिलीव नहीं करता है। तो ये देखने को मिला जैसे जैसे चाइना जो है वो स्ट्रांग हो रहा है, वैसे वैसे वो अपनी जो पावर है वो ज़्यादा इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश करता है, ज़्यादा एग्जर्ट करने की, ज़्यादा वो अपनी पावर को ज़्यादा शो भी करता है और उसको यूज़ भी करता है। तो अब अगर मान लो भविष्य में अगर 5 साल बाद, 10 साल के बाद अगर यही हालत बनी रही और चाइना और मजबूत हो गया, तो वो कहीं से भी अपनी पावर को यूज़ कर सकता है। तो ये सोच के कि चाइना कभी भी इंडिया पे अटैक नहीं करेगा, ये सोच के कि चाइना कभी जापान पे अटैक नहीं करेगा, तो ये हम इस तरह सोच के नहीं बैठ सकते। गलवान घाटी उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है। अभी एक चीज़ और देखने को मिली है, जब यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध हुआ, यूक्रेन रशिया का जो युद्ध हुआ, उसमें रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया। अब सही था या गलत था वो अलग टॉपिक का मैटर है कि रशिया के क्या पॉइंट्स थे नेटो को लेकर और बाकी क्या मसला था वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो मैं इस टॉपिक से संबंधित है वो ये है कि जब रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, तो पूरी दुनिया ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए, यानी कि जो आप कहते हैं कि बैन लगाए रशिया के ऊपर। ठीक है। लेकिन कोई डायरेक्टली जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं उतरा रशिया के साथ, डायरेक्टली किसी ने अटैक नहीं किया। क्यों? क्योंकि रशिया जो है वो एक न्यूक्लियर पावर स्टेट है
और ये देखा चाइना ने कि जब अगर आपके पास न्यूक्लियर पावर है तो कोई भी आपको डायरेक्टली आप पे अटैक नहीं करेगा, कोई आपसे पंगा लेने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये 2-3-4 चीज़ें जो रही हैं पिछले कुछ दिनों में, ये अपने आप में इसने चाइना को मोटिवेट किया है कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को और मजबूती से और बहुत एग्रेसिवली रखे। अब इस चीज़ ने सोचने में मजबूर कर दिया चाइना के जो इस कदम ने इंडिया और जापान के थिंक टैंक को। तो ये जो प्रॉब्लम रही है। अब इंडिया और जापान की अपनी क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये इस लेवल तक पहुंचे हैं? देखिए, इसमें 2 पॉइंट जरूरी है, एक पॉइंट इंडिया का और एक पॉइंट जो है वो जापान का रहेगा। पहली चीज़ कि इंडिया के साथ कहानी क्या है कि इंडिया ने एक अपना जो डेटरेंस जो होता है वो शुरुआत से लेके चला कि भाई जो हम ना ये न्यूक्लियर पावर भले ही हम बन गए हैं, बट हम नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी अपनाएंगे। नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी का मतलब क्या होता है? नो कि हम पहले तो हम अटैक नहीं करेंगे भाई, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। अभी बीच में मोदी जी के आने के बाद थोड़ा सा इस पॉलिसी पर दोबारा से मद्देनज़र कुछ बातें हुई हैं कि नहीं, हम लोग फर्स्ट यूज़ पॉलिसी अपना सकते हैं, लेकिन बहुत सालों तक इंडिया की नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी रही है कि हम पहले खुद न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे, हम किसी ऐसे कंट्री पे जो कि न्यूक्लियर देश नहीं है उस पर न्यूक्लियर बम नहीं अटैक करेंगे। और एक तरह से इंडिया का न्यूक्लियर बम के साथ ये रहता है कि नहीं नहीं ठीक है, अब बना तो लिया है, लेकिन बस बना के लिया, डिटरेंस के लिए बना लिया, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। अब ये जो चीज़ है ना, ये मॉडर्न टाइम में मॉडर्न डिप्लोमेसी में चलती नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास पावर है तो उसका पावर को शो करना पड़ता है। ये चाइना से सीखना चाहिए हिंदुस्तान को कि अगर आपके पास पावर है तो पावर को शो भी करो। ठीक है, ये नहीं कि आपके पास हथियार है और आप अगर नहीं 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 मैं तो नहीं करूँगा यूज़ में। और यही कारण है कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार होते हुए भी चाइना भी हम पे अटैक कर देता है, चाहे गलवान घाटी हो, और पाकिस्तान भी कुछ ना कुछ हमें परेशान करता रहता है। तो अगर हम एग्रेसिव नीति अपनाएं और इसके अंदर बदलाव करें कि भाई कि जरूरी नहीं है कि जब तक आप न्यूक्लियर बम हम पे ना फेंको हम तब तक नहीं फेंकेंगे। अगर आप कुछ बहुत बड़ा हमला करते हो, मान लो केमिकल हमला कर देते हो, बायोलॉजिकल हमला कर देते हो, तो हम न्यूक्लियर बम इस पे हम अपनी रक्षा के लिए कर सकते हैं। हम बनाए किस लिए अगर आप रक्षा ना कर पाए? तो इंडिया की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी या मिनिमम डेटरेंस जो प्रोग्राम है उससे इंडिया को निकलना पड़ेगा। ये सब 40-50 साल पहले की बातें हैं। उस समय अलग माहौल था, उस समय अलग इंडिया हुआ करता था। अब इंडिया इतना डिपेंड नहीं है। ठीक है, आपस में सब कंट्री आपस में डिपेंड है, बट इंडिया उतना कमज़ोर भी नहीं रह गया है। तो इंडिया अपने आप मजबूत हुआ है। उधर जापान के साथ कहानी क्या है कि जापान जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसके जब एटॉमिक बम गिरा उसके बाद से ही जापान जो है उसने यूएस कवर ले लिया। अब यूएस वही देश है जिसने अटैक किया, हिरोशिमा नागासाकी पर बम फेंका, लेकिन ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं कि जापान अपने आप बिल्कुल ही अपनी पॉलिसी को चेंज कर लेता है और उस देश से अपनी दोस्ती कर लेता है जिस देश ने उस पर इतना बड़ा अटैक किया, और यूएस के साथ एक डील करता है जिसमें कि जापान जो है वो यूएस के न्यूक्लियर अम्ब्रेला कवर में रहेगा। यानी कि अगर जापान के ऊपर अटैक चाइना करता है तो अमेरिका जो है रक्षा करने की कोशिश करेगा। लेकिन अभी हुआ क्या है कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से चाइना ने अमेरिका और चाइना के बीच का जो गैप है वो धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया है, चाहे इकोनॉमिकली हो चाहे मिलिट्री वाइज हो। नो डाउट अभी समय अमेरिका बहुत आगे है, बट बहुत जल्दी हो सकता है कि चाइना अगर पिछाड़ ना पाए तो कम से कम ऐसी सिचुएशन में अपने आप को ला देगा जहां पर अमेरिका के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। और उस सिचुएशन में अगर मान लो चाइना और जापान की लड़ाई हो जाती है तो संभव है अमेरिका साथ ना दे जापान का। तो जापान को अपने पैरों पे खुद खड़ा होना जरूरी है। शिंजो आबे साथ जो कि पूर्व राष्ट्रपति रहे जापान के और जिनका अभी हाल में ही जिनकी हत्या की गई है, उन्होंने जब से वो राष्ट्रपति बने थे, जब जितना भी उनका टाइम राष्ट्रपति के रूप में रहा, उन्होंने लगातार चाइना की इस पॉलिसी के ऊपर आवाज़ उठाई, लगातार वो चाइना को घेरने की कोशिश किया, लगातार जापान में ये ओपिनियन बिल्ड करने की कोशिश की गई कि हमें भी न्यूक्लियर बम बनाना चाहिए, हमें भी न्यूक्लियर पावर बनना चाहिए और हमें अमेरिका के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। अमेरिका से बहुत से संबंध हैं, बट हमें अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। यही कारण है कि शिंजो आबे साहब की जो हत्या हुई है वो उस इलाके में हुई है जो नारा का एक जगह है, वो जो वेस्ट जापान है, यानी कि ईस्ट चाइना के पास में है। तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि संभव है कि चाइना का रोल डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली रहा हो शिंजो आबे को हटाने में, क्योंकि बहुत लगातार शिंजो आबे जो हैं वो चाइना को काउंटर करने की लगातार कोशिश कर रहे थे, चाहे वो क्वाड को जिंदा करना हो, चाहे इंडिया से संबंध और मजबूत करने हो।
अब एक चीज़ और समझने वाली बात है कि इंडिया और जापान दोनों ने ही जो न्यूक्लियर प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी है उस पर साइन नहीं किया है, यानी कि जो एक तरह का जो ट्रीटी है जिसमें कि न्यूक्लियर वेपन को ख़त्म करने की बात की आती है, तो उन दोनों ही ट्रीटी पर चाइना और जापान ने साइन नहीं किया है। तो दोनों अभी तक इनका जो जो रवैया है वो ढुलमुल या कन्फ्यूजन वाला ज़्यादा देखने को मिला है। अब सोल्यूशन क्या हो सकता है? अब यहाँ पर हमें सोल्यूशन देखना पड़ेगा कि सोल्यूशन जो है वो ये है कि इंडिया तो अपना जो पहला तो एटीट्यूड जो है वो सुधारे, वो तो चलो ठीक है, मॉडर्न टाइम के हिसाब से अपनी पॉलिसी को अपडेट करे। लेकिन यूएस को भी समझना पड़ेगा कि अगर वो चाहता है कि काउंटर कर सके चाइना को, तो उसको भी अपना जो पुराना एटीट्यूड है न्यूक्लियर वेपन को लेकर वो बदलना पड़ेगा। इंडिया को ज़्यादा ऑथराइज करना पड़ेगा, इंडिया को ज़्यादा इज्जत देनी पड़ेगी कि न्यूक्लियर वेपन के मामले में। ऐसा नहीं है कि वही एटीट्यूड लेके चलें अमेरिका वाले, जैसे कि यही वही इंडिया है जो 50 साल पुराना है, 40 साल पुराना है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब वो नहीं रहेगा, 80s 70s का इंडिया नहीं है अब। नहीं, और अब तो अमेरिका को भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अब चाइना का जो राइज़ हुआ है वो अमेरिका के से कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो अमेरिका को अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर अमेरिका चाहता है कि जियोपॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी एशिया में या इंडो पैसिफिक रीजन में रहे और उसका उसका डोमिनेंस रहे, ठीक है, और चाइना उसको बिल्कुल निकाल ना दे, क्योंकि कई जगह पे ऐसा है जहाँ पे चाइना ने अमेरिका को खदेड़ दिया है। अफ्रीका वगैरह ऐसे इलाके हैं जहाँ पे चाइना ने बहुत ज़्यादा अपनी मसल पावर के साथ साथ अपनी इकोनॉमिक पावर को इस्तेमाल किया है, पैसे की ताकत को इस्तेमाल किया है। तो वो एक देखने वाला विषय रहता है। दूसरी बात है कि जो ऑथर है वो कहता है कि एक एग्रीमेंट बनाना चाहिए इन्फ्रस का नाम का है, INFRU, जिसमें इंडिया, फ्रांस और यूएस ये मिलकर एक एग्रीमेंट बनाएं। सेम एग्रीमेंट जैसे हो जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यूके यूएस के बीच में रहा है कि तीनों देश मिलकर, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भले ही न्यूक्लियर पावर जो देश है वो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ब्रिटेन और अमेरिका है वो सपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया को और मजबूत बनाते हैं। उसी तरह से इंडिया, फ्रांस और यूएस भी एक गठजोड़ बनाए, और यूएस जो है वो फ्रांस को बोले कि जो न्यूक्लियर सबमरीन होती है, पनडुब्बियाँ होती हैं, उसमें इंडिया को और ज़्यादा मजबूत करे। क्योंकि एशिया में अगर कोई देश कंट्रोल कर सकता है चाइना को, काउंटर कर सकता है चाइना को, तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया है। और इंडिया अगर कमज़ोर पड़ गया तो अमेरिका और फ्रांस सबकी जो सिचुएशन है वो एशिया पैसिफिक में बहुत कमज़ोर हो जाएगी। और फिर धीरे धीरे चाइना जो है इनको ना सिर्फ एशिया में रिप्लेस कर देगा, बल्कि हो सकता है ग्लोबल लेवल पर, ग्लोबल ऑर्डर में भी वो रिप्लेस कर दे। तो इसलिए ऑथर जो है वो कहते हैं कि INFRUS जैसा एग्रीमेंट बनाना चाहिए। भले ही इसके अंदर अमेरिका को और फ्रांस को अपना तरफ से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़े, लेकिन ठीक है, उनको चाहिए कि अगर वो चाहते हैं कि इन फ्यूचर में भी वो चाइना पे डोमिनेट कर सके तो ये करना पड़ेगा। तो ये कुछ आपका बायो स्ट्रेटजीज रही हैं, आपका जियो स्ट्रेटजी रही हैं, जिसको हमने डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ये एक छोटा सा आर्टिकल था जिसमें 3-4 बातें बोली गई थी। भविष्य में इसी तरह के आर्टिकल्स और भी जब आएंगे तो मैं इसी तरह के वीडियो लेकर आऊँगा, जिससे कि आपका एग्जाम GS का जो एग्ज़ाम होता है PCS मेंस को लेकर, उसकी तैयारी आराम से हो सके। बाकी ख़त्म करने से पहले दोस्तों, UP PCS को लेकर एक ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं। उसके लिए नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। धन्यवाद।